खुद इसका। अच्छा चलें, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं करती। चलें, अभी मैं इस तरह से सिर्फ स्टार्ट ले रही हूँ अपना लेक्चर। अगर बाद में अगर हो गया तो मैं फिर स्लाइड शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, जो अब हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली ये है कि नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान। और इससे रिलेटेड जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन कौन सी सक्सेशन की टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं हमारे पास। इनहेरिटेंस लॉ से रिलेटेड शरिया लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड सिविल लॉ जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है वो क्या कहता है, और कौन कौन से लोग जो होते हैं वो लीगल हेयर्स हो सकते हैं, और लीगल प्रोसीजर जो है टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन वो हम कौन कौन से फॉलो करते हैं। अच्छा, तो अब इसको मैं, अभी मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी मैडम, आ रही है आपकी क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले आ जाता है कि थोड़ा सा इंट्रो में इसका दे देती हूँ सक्सेशन लॉ से रिलेटेड पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि जो भी पर्सन की जो एसेट्स होते हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है आफ्टर हिज डेथ उसके लीगल हेयर्स में। तो अब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। और इस पे जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस के बियॉन्ड जाके उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में इस मैटर को लेके लड़ाई झगड़े या लोगों में डिस्प्यूट्स या लोगों में जो होते हैं ना क्लैशेस आ जाते हैं, मतलब फैमिलीज में ही जो होती हैं वो लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए इस लॉ को जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सक्सेशन लॉ की तरफ अगर चले जाते हैं तो टू टाइप्स हैं सक्सेशन लॉ की जो कि हमें मिलती हैं। अब पहली टाइप आ जाती है जी टेस्टिमेंट्री, और दूसरी आ जाती है इंटेस्टेट। अब टेस्टिमेंट्री टाइप जो है वो बेसिकली जो है इसका फोकस है वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर आता है। ये पाकिस्तान में मुस्लिम्स को से रिलेटेड नहीं है। ये जो टेस्टिमेंट्री वाली टाइप है इसमें बेसिकली ये वो वाली टाइप है जिसमें कि जो डिसीज्ड पर्सन है वो ड्यूरिंग हिज लाइफ अपनी एक विल क्रिएट कर देता है कि उसकी प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ किस तरह से उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड होगी और कितनी कितनी डिवाइड होगी। मतलब वो अपनी एक विल क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर हम मुसलमानों में देखते हैं तो ये विल का कॉन्सेप्ट हमारी तरफ नहीं है, और उसमें भी जो है वो एक अप्रोप्रिएट उन्होंने शेयर उसको असाइन किया हुआ है कि जितना वो कर सकता है बिल कर सकता है, उसके अलावा जो होता है वो लीगल हेयर्स में वैसे ही इस्लामिक लॉ को फॉलो करके डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात जाती है इंटरस्टेट, जो कि हम पाकिस्तान में भी अडॉप्ट करते हैं एज अ मुस्लिम। ये वाली वो वाली टाइप होती है कि जिसमें कि विल अवेलेबल नहीं होती है, और जो इनहेरिटेंस लॉज के मुताबिक इनहेरिटेंस को लोगों के अंदर डिवाइड किया जाता है उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर इनहेरिटेंस अंडर शरिया लॉज। अब शरिया लॉज का इस बारे में अगर हम लोग देखें तो हमें ये कॉन्सेप्ट को अगर हमने मज़ीद समझना है या इसके लिए हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो जो डिवाइन लॉ हमें मिलता है वो कुरान में सुनना है। कुरान सुना और हदीस से मिलता है। कुरान में जो है उसकी रूल्स दी गई हैं, हदीस में जो है हमें उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है, और सुन्ना में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो वो भी हम उस चीज़ को मज़ीद समझते हैं। अब शरिया में अगर हम इनहेरिटेंस की डिवीजन से रिलेटेड बात करें तो जो स्टेट होती है किसी भी पर्सन की, स्टेट में इसके मतलब उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो डिवाइड की जाती है उसके लीगल हेयर्स में उसकी डेथ के बाद एज पर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी कि उसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या था उसके लीगल हेयर्स के साथ में। जैसे कि उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बहन भाई हैं, अब वो किस किस तरह से डिवाइड होंगे ग्रेजुअली, उस चीज़ को शरिया में बताया जाता है। और फिर उनके हिसाब से उनकी जेंडर्स को भी देखा जाता है कि भाई में कितना होगा, बहन में कितना होगा, बेटी में कितना होगा, बीवी में कितना होगा, वो उसको भी अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, जो मेल मेंबर्स होते हैं जैसे कि हम लोग देखें एक प्रैक्टिस है और ये एक इस्लामिक रूलिंग है कि मेल जो होते हैं वो उनको ज़्यादा शेयर दिया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल मेंबर्स। अब इसके पीछे जो रीज़न हमें नज़र आता है
और जो मेथडोलॉजी है वो ये है कि मेल्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो फीमेल हेयर्स होती हैं उनको प्रोवाइड करना होता है उनका लिविंग जो मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड करना है हस्बैंड ने, उनके हस्बैंड होते हैं या जो भी उनके मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उन्होंने उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। आप ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो? अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड आ जाती है ना, अब इनहेरिटेंस अंडर सिविल लॉ। अब ये रूलिंग हमें मिलती किधर से कि इनहेरिटेंस में किस तरह से डिवाइड होना है पाकिस्तान के अंदर? वो उससे रिलेटेड एक लॉ है जिसको कहते हैं सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो पर्सन की जो स्टेट होती है उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड होती है आफ्टर हिज डेथ, और जो हीयर्स होते हैं ना वो डिटर्मिन किए जाते हैं एज पर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टू द डिसीज्ड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड विल। अब ये विल वाली बात जो आ जाती है ये वही आ जाती है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वाइल मुस्लिम्स के ऊपर ये सिर्फ एक सर्टेन डिग्री तक इम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, अब फिर ये सवाल आ जाता है कि हमें पता कैसे चले कि कौन कौन से लोग लीगल हेयर्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है हमें मिलता है सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 में, जिसमें उन्होंने लीगल हेयर्स को प्रॉपर डिफाइन किया है कि कौन कौन से लोग जो होते हैं वो लीगल हेयर्स हो सकते हैं हु आर इंटाइटल्ड टू इनहेरिट अ डिसीज्ड पर्सन स्टेट, यानी वो लोग जो कि उसकी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेंगे। अच्छा, अब देखें तो इसका जो अब ये हायरार्की है, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है स्पाउसेस को, यानी हस्बैंड और वाइफ को। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी में से फर्स्ट जो उसको शेयर मिलेगा वो वाइफ होगी। और जो सेकंड आ जाता है वो अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की जब उसकी इनहेरिटेंस ओपन होगी तो उसमें से उसको शेयर दिया जाएगा। फिर आ जाते हैं जी चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, फिर उनको मिलता है उसका शेयर। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेरेंट्स, और फिर सिबलिंग्स आ जाते हैं जो बहन भाई वगैरह हो गए, और फिर फर्दर मोर जो उसके आगे रिलेटिव्स आते रहते हैं उनको इस तरह से शेयर डिवाइड होता रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस शेयर की डिवीजन को थोड़ा सा चेक करें तो ये आ जाता है कि जो वाइफ होती है उसको मिलता है 1/4 फ्रॉम हर हस्बैंड स्टेट। ये वाली सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है जब वाइफ इशूलेस हो। इशूलेस मीन्स कि उनके बच्चे मौजूद नहीं हैं। बाकी जो दूसरी वाली सिचुएशन होती है कि अगर बच्चे होते हैं तो वाइफ को जो है 1/8 शेयर ही दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो, वाइफ की डेथ हो गई है तो हस्बैंड को उसकी स्टेट में से हाफ शेयर मिलता है अगर उनके बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे होते हैं तो हस्बैंड को 1/4 शेयर मिलता है। और फिर एक और इसकी जो फर्दर एग्जांपल आ जाती है कि जी अगर एक ही बेटी होती है किसी बंदे की तो उसको हाफ शेयर, उसका प्रॉपर्टी में से हाफ शेयर जो होता है वो बेटी का होता है, और बाकी जो होता है वो रिमेनिंग लीगल हेयर्स में डिवाइड हो जाता है। और जो भी उनके जिस तरह से ऊपर हमने है, तो अगर हम इस हायरार्की को डिटेल में जाके डिस्कस करें तो ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, तो उसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस लॉज जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है और कौन कौन से लॉज को हम अडॉप्ट करते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उनके साथ हमने रिजॉल्व करना है, सिर्फ उस तक ही हम कन्फाइन रखा है अपने आप को। ठीक है। और फिर इसी तरह है कि अगर बेटियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं किसी बंदे की, यानी एक से ज़्यादा बेटी होती है तो उनके अंदर ज्वाइंटली जो होता है वो शेयर उनको टोटल मिलता है 2/3 जो कि उन सब में फिर डिवाइड हो जाता है। एंड वाइस वर्सा फिर वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं वो फिर आगे आगे फर्दर उनको एक्सप्लेन करें तो वो एक बहुत लेंथी टॉपिक बन जाएगा। अच्छा, अब लीगल प्रोसीजर्स जो कि हम पाकिस्तान में फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड वो कौन कौन सी? अच्छा, अब जो आ जाता है पहला हमारे पास कि लीगल प्रोसीजर फॉर सक्सेशन इन पाकिस्तान इन्वॉल्व several steps that must be followed in order to ensure that the property of a deceased is distributed fairly among the legal heirs। ठीक है, यानी फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन लॉज को हमने पाकिस्तान में रखा हुआ है, यानी हर एक कंट्री में ये या चीज़ों को लॉज को बनाने का मकसद यही होता है
कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि किस तरह से चीज़ों ने लेके चलना है। अब टू मेन बेसिक जो है हमारे पास प्रोसीजर्स आ जाते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जो कि हम इशू करते हैं कोर्ट्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट। अब ये दोनों हैं क्या? अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है ये बेसिकली वो सर्टिफिकेट होता है जो कोर्ट डिसीज्ड पर्सन के लीगल हेयर्स को प्रोवाइड करती है। ये डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब ये कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसको अगर हम लोग देखें तो दिस सर्टिफिकेट इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, उस पर्सन की मूवेबल एसेट्स। अब मूवेबल एसेट्स की अगर हम बात करें तो हम कहें कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो वो आ जाता है उसके बैंक बैलेंस, उसकी जो पेंशन, अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसकी पेंशन आ जाएगी, या जो भी उसके फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनके ट्रांसफ़र के लिए कोर्ट में हम जब जाते हैं तो वहाँ से हमें फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम जब अपने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को चाहिए है तो उसके लिए आपके पास ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एक डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डिसीज पर्सन है उसका, जो कि नादरा इशू करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट। अब नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्या है, इसको मैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड है उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या होता है और ये क्यों इशू किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, बैंक स्टेटमेंट उस पर्सन की कि उसके बैंक में कितनी कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, वो किधर है, कौन से बैंक में है, उसकी सारी डिटेल आ जाती है। और अगर वो तनख्वाहदार बंदा था और वो क्या कहते हैं ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है तो फिर उसकी पे स्लिप भी होगी, तो पे स्लिप की भी हमें जरूरत होगी, ठीक है। अब आ गया कि जी नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्या होता है। नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट ये होता है कि अब जिस तरह मैंने कहा कि जी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न होती जा रही हैं, तो चीज़ों को मॉडर्नाइज करने के लिए एडवांसमेंट आ रही है। तो ये एक एडवांस्ड फॉर्म है सक्सेशन सर्टिफिकेट की, जो कि नादरा अब डायरेक्टली इशू कर देता है। अगर किसी को कोई इशू होता है, यानी किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग नादरा से रिजू करते हैं और वो लोग उनको बना के दे देते हैं। लेकिन अब इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए नादरा को अगर ये जो फॉलोइंग नीचे डिटेल से बताई हुई हैं कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फेस करना पड़ती हैं, तो नादरा जो है उनको ये कहता है कि ये मसला जो है आप लोगों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये नादरा जो है इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है कोर्ट में जाके अपने इस मसले को बताएं और कोर्ट से जाके जो है आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि फेस हो सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है कि जी बायोमेट्रिक्स ऑफ द एप्लीकेंट बीइंग सो लीगल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक प्रोसीजर चलता है हर जगह पे। नादरा में भी हम लोग जब जाते हैं तो हर चीज़ जो होती है बायोमेट्रिक होती है। जब उनके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर रहे होते, उनमें इशू आ रहा होता है, तो नादरा जो होता है वो उनको इशू कर देता, रेफर कर देता है कोर्ट्स की तरफ। और जब वो कोर्ट की तरफ, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है कि जब कोर्ट की तरफ नादरा इशू करता है, रेफर करता है, तो वहाँ पर लोगों को नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि अब जो है ये मैटर नादरा ने नहीं इसको एंटरटेन करना, अब ये मैटर कोर्ट्स एंटरटेन करें, ठीक है। या फिर ये आ जाता है कि केस इज सब जुडिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी किसी कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर, ये सक्सेशन का मैटर जो है ये चल रहा है। यानी इस तरह नहीं है कि ये मैटर डायरेक्टली जो है नादरा में आ गया है, ये मैटर जो था पहले से कोर्ट में चल रहा था और फिर इसको नादरा में लाया गया है, तो भी नादरा उस मैटर को एंटरटेन नहीं करती है। या डिसीज पर्सन का जो एड्रेस है या जो भी उसके एसेट्स हैं, थर्ड पॉइंट ये आ रहा है कि जो उसके एसेट्स हैं वो इस तरह की लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है जो कि नादरा उनके साथ में, यानी कि वो डील हो सके इजीली, ठीक है। तो फिर उनको उनको भी मसलों को जो रहता है वो नादरा कोर्ट की तरफ रेफर कर देती है। या डिसीज पर्सन जो है या उसका जो भी लीगल हेयर है वो MNIC होल्डर है, तो इस तरह के मैटर में भी जो होता है वो उसको नादरा की तरफ, नादरा जो थी कोर्ट की तरफ इशू कर रेफर कर देती है। और जो है नो रिकॉर्ड ऑफ डिसीज इज हेल्ड विद नादरा, is held with Nadra and his or her
आइडेंटिटी कुड नॉट बी वेरीफाइड, यानी अब जो डिसीज्ड पर्सन है वो ऐसा है कि नादरा के पास उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अक्सर हम इस तरह के मैटर्स देखते हैं कि जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके शनाख्ती कार्ड नहीं होते अक्सर के पास। तो जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते हैं तो उसका मतलब है कि उनका नादरा में रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। तो जब इस तरह के मैटर्स होते हैं तो वो भी फिर जो होता है वो नादरा जो होता है वो उनको कोर्ट की तरफ रेफर कर देती है। फिर जो एक बेसिक चीज़ है जो कि हम जो कि हम डेली बेसिस पे देख भी रहे होते हैं वो ये होता है कि जो डिसीज पर्सन है उसके वन और मोर माइनर लीगल हेयर्स हैं, यानी बच्चे हैं छोटे। फिर जो बच्चे छोटों का बात आ जाती है तो उनका रिकॉर्ड नादरा में जो उस तरह से, क्योंकि बच्चों जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए फिर हमें लीगल हेयरशिप के लिए भी, लीगल हेयरशिप नहीं, उनके लिए हमें गार्डियनशिप भी रिक्वायर होती है। तो उस तरह के मसलों को भी फिर जो है वो कोर्ट की तरफ नादरा रेफर कर देता है। फिर वन और मोर लीगल हेयर्स आर स्पेसिफिकली इनेबल्ड, यानी वो इस तरह का है कि वो उनका कोई इस तरह का उनको कोई इशू है तो उस तरह के मैटर्स को भी वो जो होता है नादरा की तरफ, नादरा जो होता है कोर्ट की तरफ इशू कर देता है। या ओरिजिनल एसेट्स जो होती हैं और डॉक्यूमेंट जो होते हैं आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, यानी वो लोग प्रॉपर चीज़ें वो लोग लेके नहीं आए नादरा में, तो भी नादरा जो होता है वो उनको कहता है कि आप लोग जो हैं वो अपना मसला लेके जाएं कोर्ट। और लास्ट जो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि किसमें जो होता है वो नादरा इशू कर रेफर कर देता है कोर्ट की तरफ, वो आ जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है रिक्वायर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ एंड इज नॉट रिजॉल्वेबल बाय अथॉरिटी, यानी ये सारा इसका एक प्रॉपर वो आ गई खुलासा एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी ये सारी सिचुएशंस हैं इनमें जो होता है वो नादरा कोर्ट की तरफ बंदे को बोलता है कि जो भी क्लाइंट्स को कहता है कि अब आप लोग जो है अपना मसला कोर्ट्स में डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, अब लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है? लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट बेसिकली जो है ये वो सर्टिफिकेट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है जिस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट था, ये भी डॉक्यूमेंट होता है और ये राइटफुल हेयर्स को दिया जाता है डिसीज पर। ठीक है। अब पर्पस ऑफ दिस सर्टिफिकेट ये होता है कि इज required to declare all living heirs of deceased person who share all the immovable property of deceased person। ठीक है। deceased person की जो immovable property है, जैसे उसका घर है, उसका पूरी प्लॉट है, उसका रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसका कमर्शियल प्लॉट है, जब उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैटर होगा और हमने ये डिटरमिन करना है कि इसके वारिस कौन कौन हैं। ठीक है। क्योंकि वैसे तो बंदे की डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी किस किस ने लेनी है वो बताने के लिए फिर लोग कोर्ट्स में आते हैं और कोर्ट जो होती है फिर उनको लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट इशू करती है कि आप लोग जो हैं वो ये लोग जो हैं ये इसके वारिस हैं, कानूनी वारिस हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इन इन लोगों में डिवाइड होगी है, मतलब बहन में, भाई में, बेटों में, बेटियों में, भाई बहनों में, जिसमें भी आगे जो दादा दादा है अगर दादा के आगे बच्चों में, जिसमें भी जो बचते हैं रिमेनिंग लिविंग बींग्स और लिविंग लीगल हेयर्स होते हैं फिर उसमें डिवाइड हो जाते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें, और हमें जो होती है एफआरसी रिक्वायर्ड होती है, और जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं वो चाहिए होती है। इसके लिए वो हमें डिक्लाइन सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें ये होता है कि पर्सन जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो ये होता है कि एक ही पर्सन के नाम पे जो होता है ये इशू हो जाता है लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, और उसमें सारे के सारे जो वारिस होते हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ड्रा बंद करके जा। अच्छा, फिर एक जो चीज़ आ जाती है जो कि अभी रिसेंटली कोर्ट नादरा ये एक न्यू चीज़ अभी की गई है। पहले ये होता था कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर ही हम लोग गाड़ियां भी जो थे वो क्लेम कर लेते थे, लेकिन फिर अब इस प्रोसीजर को भी चेंज किया गया है। सक्सेशन सर्टिफिकेट जस्ट मॉनिटरी मैटर्स को ही डील करेंगे, जो भी पैसों से रिलेटेड मसले मसाइल होते हैं उन तक कन्फाइंड हो गई है।
बाकी जो गाड़ियों से रिलेटेड मसले होते हैं, मोटर बाइक से रिलेटेड मसले होते हैं, यानी डिसीज्ड पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसकी गाड़ी को या उसकी जो भी जितने मोटर मोटर व्हीकल्स उसके पास है, उनके ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, एक सेपरेट सूट फाइल किया जाता है, इसको कहते हैं डेक्लेरेटरी सूट। यानी जो पर्सन होता है ना, उसको फिर हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये उसके नाम पे ट्रांसफर कीजिए, यानी ये वो ये कहते हैं कि हम अब इसके वारिस हैं और अब हम इसके लिए इंटाइटल, तो वो फिर इस तरह से उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, बस ये जो था मेरा थ्रू आउट लेक्चर था। कंक्लूजन में यही आ जाता है कि जी जो भी है एसेंशियल है लोगों के लिए कि उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी डेथ के बाद किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी जो वो डिवाइड होनी है उनके लीगल हेयर्स में, और लोगों में भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है खुद भी कि जो किस तरह से आप आफ्टर द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस, अब उन्होंने क्या आगे फर्दर प्रोसीजर्स करने हैं, अपने फाइनेंशियल इश्यूज को देखना है, अपने प्रॉपर्टी के जो भी इश्यूज हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व करना है ताकि मसले ना बने। ठीक, तो मेरा लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप बता सकते हैं। लोगों किसी का कोई क्वेश्चन हो या लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो। हाँ जी, ये जो सक्सेशन एक्ट है 1925 वाला, ये जो है थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में इसको फॉलो किया जाता है, ये किसी जगह पे कन्फाइन नहीं है कि इस जगह पे फॉलो किया जाता है, ये थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में इसको फॉलो किया जाता है। और इसी तरह से जो होती है प्रॉपर्टी की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या जिस भी तरह के जो मसले होते हैं वो सारे इसी में डील किए जाते हैं, और उसमें पूरी हायरार्की दी हुई है और कौन कौन से प्रॉपर्टी ने कैसे कैसे डिवाइड होना है वो सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स जो थी वो मिस हो गई थी, वो शो नहीं हो सकी, और फिर बीच में जाके जो है वो स्लाइड शेयरिंग हो गई थी। अच्छा, ये जो विल वाली बात है ना, ये विल वाली बात जो है ये नॉन मुस्लिम से रिलेटेड है, ये हम लोगों तक नहीं है, ये उन लोगों में होता है, क्योंकि अगर उसमें आप लोग अगर देखें भी तो फॉरेन कंट्रीज में हमने देखा है कि लोग होते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी पहले से ही बता देते हैं, उन्होंने एक विल क्रिएट की होती है और बाद में जो उनकी आफ्टर देयर डेथ कोई एग्जीक्यूटर होता है जो आके बताता है कि जी, या उनके लॉयर्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए उन्होंने लॉयर्स को हायर किया होता है जो बताते हैं कि जी उस पर्सन की डेथ हुई है और उसकी प्रॉपर्टी ने इस तरह से डिवाइड होना है। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम्स में जो होता है ये विल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विल जो होती है ये पाकिस्तान में मुस्लिम्स में नहीं होती है। विल ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती है, इसका थोड़ा सा यानी कि 1/3 पोर्शन जो है वो पर्सन विल कर सकता है, और अपने अपनी प्रॉपर्टी में से ना कुछ फुल विल नहीं कर सकता, उसमें से एक स्पेसिफाइड शेयर है जिसकी एक प्रॉपर रेशो बताया हुआ है 1/3, उतना वो विल कर सकता है, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो फिर लीगल हेयर्स में वैसे ही डिवाइड होती है।
देखें ये जो लेक्चर है पूरा, इसमें हमने यही हाईलाइट करने की कोशिश की है पाकिस्तान में सक्सेशन लॉज को, कि वो कौन कौन से हैं, और जब भी और किस तरह से जो होता है वो उनको हम अडॉप्ट करते हैं जब भी सिचुएशन आती है इस तरह की। बाकी इसके हम फर्दर डिटेल में नहीं गए कि किसको कितना कितना शेयर मिलना है और कब कब मिलना है, तो ये चीज़ों को नहीं हम, क्योंकि ये अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, ये छोटा टॉपिक नहीं बनता। देखिए शरिया में अगर हम लोग देखते हैं ना कि हमें ये नज़र आता है, हम ये कहते हैं कि जी मेल को जो होता है वो ज़्यादा शेयर दिया जा रहा है मेल फीमेल्स की निस्बत, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ना, इसको अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो हमें समझ आती है कि जो मेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर कहीं भी हम देखें तो शरिया में जो होता है ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि जो फीमेल्स हैं उन्होंने मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है मेल्स को, ठीक है। तो जो भी शादी के बाद के मसले मसाइल होते हैं औरतों के, वो सारे के सारे आदमियों ने ही देखने होते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर हम लोग देखें तो जो मेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली को चलाना होता है, एक अलग से उनकी फैमिली बनी होती है। फीमेल्स में क्या होता है कि अगर वो किसी घर में रह भी रही होती हैं तो बाद में उनकी शादी हो जाती है, वो चली जाती है। तो मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस हिसाब से फिर उनको प्रॉपर्टी का ज़्यादा शेयर दिया जाता है। तो जी जी वहाँ पर अपलोड होगा यूट्यूब पे शायद, या मुझे आइडिया नहीं है। देखिए विल का मैंने आपको पहले भी बताया है कि विल जो है वो क्रिश्चियनिटी में आता है, क्रिश्चियन लॉ है, और उनमें ही जो होता है विल का कॉन्सेप्ट है। विल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक शेयर तक ही आता है, वो सारा के सारे लोग नहीं कर सकते विल वाली बात। मतलब सारे मुस्लिम्स जो होते हैं वो इसमें नहीं आते, सिर्फ क्रिश्चियंस ही आते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम्स आते हैं। मैं जो हूँ इस्लामाबाद एफ8 कचहरी में प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं जो हूँ ये सारे मैटर्स फैमिली केसेस डील करती हूँ, और सिविल केसेस भी डील करती हूँ, और क्रिमिनल केसेस भी डील करती हूँ। इसी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, और इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ये वो स्लाइड्स थी जो कि मेरी मिसिंग हो गई थी, तो मैं इनको भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ। ये थी वो स्लाइड्स सक्सेशन लॉ से रिलेटेड। इसमें ये देखिए स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो टेस्टिमेंट्री है दैट इज द, वो वाली जो कि विल वाली है वो नॉन मुस्लिम के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है।
इससे रिलेटेड जो एक और लॉ हमारे पास आता है सक्सेशन से रिलेटेड, वो एमएफएलओ में भी गिवन है। सेक्शन 4 उसका सक्सेशन से रिलेटेड है, और उसमें भी जो है यही बताया गया है। बेसिकली वो ये डील कर रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ना, वो इस चीज़ से डील कर रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम में अगर हम शरिया की रूलिंग्स को देखें तो उसमें जो है ये मेंशन नहीं किया गया कि जो भी लीगल हेयर्स हैं किसी डिसीज्ड पर्सन के, जैसे कि दादा के आगे जो नवासा नवासी आते हैं, वो उसकी इनहेरिटेंस के लिए इंटाइटल हैं। ठीक है, ये बात शरिया में हमें मिलती है। लेकिन सेक्शन 4 जो है इसका, एमएफएलओ का, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, उसमें ये बात उन्होंने लिखी हुई है। और इसको इजी करने के लिए, क्योंकि जो सब, क्योंकि वो ऑर्फन्स हैं, दादा के आगे ग्रैंड चाइल्ड हैं और उनके फादर की डेथ हो गई है, तो उनके लिए आसानी करने के लिए फिर जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने का इस बात पे एनोलॉजी है, और इस बात पे उन्होंने प्रॉपर डिस्कशन के बाद ये हुआ है। और इसको अलाउ किया गया है कि जो भी होते हैं दादा के मरने के बाद, जो नवासा नवासी होते हैं वो शेयर होल्डर होंगे उसकी स्टेट। जी, लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, फिर मेरा नहीं ख्याल है कि अब आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो अब हम जो है ये ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर। होपफुली आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो बता दें अभी भी। तो बस यही था। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।